अब हम डिस्कस कर रहे हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अभी तक पूरे कोर्स में हमने जो कुछ डिस्कशन की है वो सारी की सारी सुपरवाइज्ड लर्निंग से मुताल्लिक थी। एक बार फिर सुपरवाइज्ड लर्निंग को रिवाइज करते हैं कि सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या थी। कि हम सिस्टम को, अपने मॉडल को डेटा के साथ साथ लेबल्स प्रोवाइड करते हैं, इनपुट्स के साथ साथ आउटपुट भी प्रोवाइड करते हैं। ए टू बी मैपिंग होती है, ए भी प्रोवाइड करते हैं और बी भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग विदाउट लेबल्स होती है। इसके अंदर हम मॉडल को सिर्फ डेटा प्रोवाइड करते हैं, इसके अंदर लेबल्स नहीं होते। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग पढ़ते वक्त जब हम सबसे पहला एल्गोरिथम पढ़ते हैं, वो पहला एल्गोरिथम होता है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग क्या चीज़ है? जब हमारे पास हम सुपरवाइज्ड लर्निंग पढ़ रहे होते हैं, क्लासेस 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं, कंट्रोलेबल हैं, मैनेजेबल हैं, 10 क्लासेस मैनेजेबल हैं, इवन 20-30 क्लासेस मैनेजेबल हैं। लेकिन डाटा हमारे पास इतनी वैरायटी में है, इतनी टाइप ऑफ डाटा है कि उसके अंदर एक नंबर ऑफ क्लासेस बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। तो अगर जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती चली जाएंगी, आपके पास एल्गोरिदम्स को जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, काम करना मुश्किल हो जाएगा, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। तो ऐसी सूरत में हम क्लासिफिकेशन को छोड़कर क्लस्टरिंग का एल्गोरिदम अप्लाई करना शुरू करते हैं। क्लस्टरिंग का एल्गोरिदम किस तरह काम करता है? क्लस्टरिंग का एल्गोरिदम एक पर्टिकुलर आइडिया के ऊपर तमाम डेटा को ग्रुपिंग करना शुरू करता है। क्लस्टर इज़ व्हाट? इट्स अ ग्रुप, गुच्छा। तो वो डेटा जो किसी ना किसी कॉन्सेप्ट के थ्रू, किसी ना किसी तरह जो है वो एक दूसरे से करीबी मैच कर रहा है, तो वो उसको ग्रुप करके एक क्लस्टर बना लेता है। इसमें मैं मिसाल देता हूँ कि एक क्लास के अंदर अगर 100 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और मैं सबको एज वाइज क्लासीफाई करना चाहूँ, तो शायद वो 20 से लेके 30 साल तक, 50 साल तक, 60 साल तक की स्टूडेंट्स के एजेस बन जाएंगे। लेकिन ये बहुत सारी क्लासेस बन जाएंगी। इसके अगेंस्ट अगर मैं उसका क्लस्टर बना लूँ तो मैं ये कहूँ मुझे 20 से 30 साल तक के लोग एक तरफ ग्रुप में आ जाएं, 30 से 40 साल तक के लोग एक तरफ ग्रुप में आ जाएं, 40 से 50 साल के लोग एक ग्रुप में आ जाएं। तो ये ग्रुप बन गया, क्लस्टर बन गया। इसके अंदर क्लासेस की तादाद जो है वो कम हो गई। ये सारा फिनोमिना अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कहलाता है। तो क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन में क्लासेस बनती हैं, क्लस्टरिंग में ग्रुप्स बनते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग के बाद हमारा टॉपिक है ट्रांसफ़र लर्निंग का। ये भी बड़ा अहम है कि ट्रांसफ़र लर्निंग क्या चीज़ होती है। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, लर्निंग का ट्रांसफ़र होना। इसको मिसाल से समझते हैं। ये आपको इस तरह इमेज नज़र आ रही है कि आपके पास एक मॉडल ट्रेन हुआ है जो कार्स को डिटेक्ट करता है, और उस मॉडल को ट्रेन करने के लिए कमोबेश 1 लाख के करीब इमेजेस प्रोवाइड की गई हैं। इनफ इमेजेस थी, बहुत अच्छा मॉडल ट्रेन हो गया। लेकिन अब आप ट्रेन करना चाहते हैं गल्फ कार्ट के ऊपर, कि आपका कोई मॉडल जो है वो गल्फ कार्ट को आइडेंटिफाई कर ले या डिटेक्ट कर ले कि ये गल्फ कार्ट है। लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है, उतना डाटा अवेलेबल नहीं है। डाटा अवेलेबल नहीं होगा, ट्रेनिंग अच्छी नहीं होती। तो अब कर देते क्या हैं कि जो कुछ लर्निंग हमने कार डिटेक्शन के लिए अपने मॉडल की कराई हुई है, वो लर्निंग हम ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे मॉडल में जो कि हम गल्फ कार्ट के लिए बनाना चाह रहे हैं। ऐसा क्यों हो जाता है, ये सवाल अहम है। मॉडल्स हमने देखा था न्यूरल नेटवर्क में लेयर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। मॉडल बना हुआ ही लेयर से होता है, कम्बिनेशन ऑफ लेयर्स होता है। तो जो डिटेक्शन की जितने मॉडल्स हैं, उनकी जो शुरू की लेयर्स होती हैं, वो तमाम लेयर्स एक सा काम करती हैं। ये एक सा काम क्या है? ये एजेस डिटेक्शन का काम करती हैं। सबसे पहली लेयर एजेस डिटेक्शन करती है, 2-3 लेयर 5 लेयर एज डिटेक्शन करती हैं। आखिर की चंद लेयर हैं जो फाइनली इमेज डिटेक्शन करती हैं। तो एज डिटेक्शन की जो ट्रेनिंग है वो कार के अंदर भी वैसे ही होगी, और गल्फ कार्ट के अंदर भी एज डिटेक्शन जो है वैसे ही होगी। इवन के बिल्डिंग डिटेक्शन की लिए भी जो है ना वो सेम एजेस डिटेक्शन होंगी। कोई ह्यूमन डिटेक्शन है, उसकी भी एजेस डिटेक्शन सेम तरीके से होंगी। तो जो काम सेम हो रहा है एक मॉडल में, वही काम दूसरे मॉडल में अगर सेम परफॉर्म हो रहा है,
तो हम उसकी उन लेयर्स को इस्तेमाल कर लेते हैं, उन ट्रेंड लेयर्स को इस्तेमाल कर लेते हैं दूसरे मॉडल के साथ, क्लासिफायर के साथ अटैच कर देते हैं। तो फाइनली उसकी जो लर्निंग है वो दूसरे मॉडल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। और थोड़ा भी डाटा हो, 1 लाख या इतने डाटा की ज़रूरत नहीं है, 100, 50, 200 इमेजेस भी फिर हमारे लिए काफ़ी हैं, क्योंकि वो जो इनिशियल लर्निंग है वो पहले हुई हुई है, सिर्फ क्लासिफिकेशन उसको सीखनी होती है कि ये कार्ड है या नहीं। वो 200 इमेजेस, 100 इमेजेस के ऊपर काम कर लेता है आराम से। नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। हमने अपने कोर्स के स्टार्ट में बात की थी रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, उसी को यहाँ दोबारा रिवाइज करते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर हमारे पास मॉडल को देने के लिए सिर्फ डाटा होता है और मॉडल को ये भी नहीं पता होता ये डाटा जो है वो क्या है। क्लासेस या लेबल्स ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। सुपरवाइज लर्निंग में डाटा प्लस लेबल, अनसुपरवाइज लर्निंग में सिर्फ डाटा, और यहाँ डाटा, लेकिन वो डाटा भी क्या है पता नहीं होता। मॉडल उस डाटा के अंदर खुद ही एक्सप्लोरेशन करता है और ख़ुद ही जानने की कोशिश करता है व्हाट इज़ दिस डाटा अबाउट, और ख़ुद ही उसके ऊपर परफॉर्मेंस करता है और चीज़ें परफॉर्म करता है। इसको एग्जाम्पल से हम यूँ समझते हैं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग की एग्जाम्पल, कि भाई आप रोज़ाना अपने घर जाते हैं एक पर्टिकुलर रास्ते से होते हुए, ठीक है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वो रोड ब्लॉक है किसी वजह से। अब आप दूसरी जगह से आपको जाना है, लेकिन आपको रास्ता पता नहीं, वो इलाका आपका देखा हुआ नहीं है। आप इधर घुसे, दूसरी गली में गए, तीसरी गली में गए, आपको नहीं है कि गलियां कहाँ जा रही हैं, लेकिन आप जाते जा रहे हैं एक सेम डायरेक्शन में, पूछते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं, रास्ता क्योंकि मिल गया, उससे पूछा कोई। अब ये क्या है, एक ऐसे माहौल में आप आ गए जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज ही नहीं है, लेकिन आप क्या करते जा रहे हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता स्टेप्स लेते जा रहे हैं और आपको रिवॉर्ड मिलता जा रहा है। इसको रिवॉर्ड कहते हैं। कभी आपका रिवॉर्ड पॉजिटिव होगा अगर आपने सही स्टेप लिया, सही डायरेक्शन में चले गए, और कभी आपका रिवॉर्ड ज़ीरो होगा, कभी आपका रिवॉर्ड जो है वो नेगेटिव में हो सकता है। तो रिवॉर्ड बेस्ड काम करते चला जाता है मॉडल, और कोशिश करता है कि उसका रिवॉर्ड जो है वो हर दफ़ा पॉजिटिव मिले और लर्निंग करता रहता है। ज़्यादातर ऑनलाइन गेमिंग्स या AI बेस्ड गेमिंग जो है वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के ऊपर बेस करती है, और रिवॉर्ड सिग्नल के बारे में तो आपको बता ही दिया है मैंने। इस लेक्चर में हम बड़े अहम एक नेटवर्क की बात करने वाले हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जैन कहते हैं। दिस इज़ जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क। ये क्या चीज़ है, ये जब मॉडल की सेल्फ लर्निंग की वजह से जनरेट हुआ, इसके अंदर हुआ क्या कि मॉडल को बहुत सारी इमेजेस पे ट्रेनिंग कराई गई, मॉडल ने उस इमेजेस के ऊपर ट्रेनिंग करी, लेकिन बाद में मॉडल ने क्या किया कि अपनी ट्रेनिंग की बिहाफ पर उसने तमाम इमेजेस के अंदर जो लर्निंग उसकी हुई थी उनसे इमेजेस उसने बनाना शुरू करी, ख़ुद से इमेज प्रिडिक्ट करना शुरू करी, ये फॉर्म करना शुरू करी। अच्छा, मज़े की बात ये ऐसी इमेज होती थी जो किसी की नहीं होती थी, यानी एक ऐसे बंदे की इमेज फॉर्म कर दी इसने कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। यस, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक ऐसी इमेज फॉर्म कर दी। किस तरह से? उसने सारी इमेजेस का डाटा ऊपर नीचे किया, उसको जो भी लर्निंग हुई थी उनको यूज़ किया और एक नई इमेज तश्कील दे दी उसने, लेकिन ये इमेज किसी की नहीं है। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह इमेजेस जो है वो ट्रांसफॉर्म करके नई इमेजेस फॉर्म कर रहा है। इससे फ़ायदा किसको हुआ? इसको फ़ायदा हुआ ज़्यादातर एनिमेशन इंडस्ट्री को ज़्यादा फ़ायदा हुआ। हम आजकल कार्टून्स देखते हैं, एनिमेटेड फिल्म्स देखते हैं, हमें उसके अंदर रोज़ाना नए नए कैरेक्टर्स नज़र आते हैं। तो मैं तो अक्सर ये सोचता हूँ कि कैरेक्टर बनाया किसने, ये दिमाग चलाया कैसे, ये ढाला कैसे गया है। तो जैन पढ़ने के बाद जो है वो अंदाज़ा हुआ कि तो सिस्टम से करवा रहे हैं काम, कि भाई ये इमेजेस ले लो, कोई नया कैरेक्टर निकाल के दो, तो वो उन्हीं इमेजेस के थ्रू एक नई इमेज फॉर्म कर रहा है जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी।